नमस्कार, मैं पूजा शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ इंडियन फ़िल्म हिस्ट्री में। आज हम आपको स्कैम सीरीज़ की स्टोरी सुनाने वाले हैं, जो काफ़ी सुपरहिट हुई है। इसकी कास्ट की बात करें तो इसकी कास्ट में आपको प्रतीक गांधी उर्फ़ हर्षद मेहता नज़र आएंगे, जिनके पूरे इर्द गिर्द ये सीरीज़ घूम रही है। इसके साथ ही सीरीज़ में श्रेया धन्वंतरी उर्फ़ सुचिता दलाल, शरीब हाशमी उर्फ़ शरद, के राणा उर्फ मनोहर फिरवानी, सतीश कौशिक उर्फ मन्नू मुंद्रा, शदाब खान उर्फ अजय केडियार, कार्तिक कृष्णन उर्फ स्वामी, चिराग वोहरा उर्फ भूषण भी नज़र आएंगे। और इसके साथ ही मूवी में सीबीआई का किरदार निभा रहे हैं रजत कपूर यानी माधवन। दोस्तों, इस कहानी के कास्ट में काफ़ी किरदार हैं, लेकिन ये कहानी के कुछ ऐसे किरदार हैं जो आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है। तो फिर बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं इस सीरीज़ की कहानी को। मूवी की स्टार्टिंग में शरद एक प्रेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एसबीआई में हुए 500 करोड़ के स्कैम के बारे में बताने आया होता है, ताकि उसके कल्प्रिट हर्षद को सज़ा हो पाए। फिर सुचिता शरद को हर्षद की ये सब करने के पीछे की कहानी बताती है कि हर्षद के ऊपर एक समय पर फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इतनी बढ़ गई थी, जिस कारण वो शेयर मार्केट में घुस गया, जहां उसको एक बंदा मिलता है जिसे वो फैक्ट्री के अंदर की खबर लेने के बदले उसको कुछ कमीशन देता है। फिर जब भी उसे अच्छी खबर मिलती थी वो शेयर्स को बेच देता था, और अगर न्यूज़ बेकार मिलती थी तब वो शेयर्स को ख़रीद लेता था, जिससे हर्षित को काफ़ी फ़ायदा होने लगा था और उसको शेयर मार्केट के बारे में काफ़ी जानकारी हो गई थी। तो फिर वो एक आदमी को एक आइडिया देता है छोटी कंपनी के शेयर्स को ज़्यादा तादाद में ख़रीदने का, ताकि उनका प्राइस बढ़े और फिर ये उनको बेच सके। और हर्षद का ये आइडिया सक्सेसफुल भी हो जाता है। लेकिन फिर कुछ दिन बाद हर्षद के लिए बुरी खबर आती है कि मार्केट क्रैश हो गया है। मतलब किसी केडीआर ने रिलायंस के 3 लाख शेयर मार्केट में उतार दिए, जिससे उनकी सेल अच्छी हो गई और सबको नुकसान हो गया, जिससे हर्षद के सारे पैसे डूब गए और उस पर 10 लाख का कर्जा भी हो गया था। लेकिन हर्षद हार मानने वालों में से नहीं था। वो इसके बावजूद भी शेयर मार्केट में रहना चाहता था, इसलिए वो एक कंसल्टेंसी कंपनी ओपन करता है, जिसमें वो ब्रोकर का काम कर कर कमीशन से कमा सके। और ऐसा ही होता है, धीरे धीरे उसको इसमें तरक्की मिलने लगती है, जिससे उसको काफ़ी बड़े बड़े इन्वेस्टर्स भी मिलने लगते हैं। दूसरी तरफ सुचिता बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में जॉब करने आती है, जहां उसका फ्रेंड बनता है देवाशीष, जो सुचिता को शेयर मार्केट के बारे में सब कुछ बताता है। फिर हर्षद और उसका भाई अकेले काम का इतना सारा लोड नहीं संभाल पा रहे थे, तो हर्षद अपने दोस्त भूषण को पार्टनरशिप का ऑफ़र देकर अपनी कंपनी में बुला लेता है, जिससे हर्षद और सक्सेसफुल हो जाता है। लेकिन फिर खबर आती है कि पीएम की डेथ हो गई है और नए पीएम राजीव गांधी बन गए हैं, जिन्हें राजनीति का आर भी नहीं पता था, जिसके चलते काफ़ी दंगे होने वाले थे। और उस दौरान शेयर मार्केट में मन्नू मुंद्रा पावर में था, जो इंट्रोल के शेयर्स गिरा रहा था। दूसरी तरफ हर्षद सबको इंट्रोल में पैसे लगाने को बोल देता है, जिससे उसको प्रॉफिट हो जाता है। फिर कहानी में हर्षद सिर्फ इंट्रोल जैसी कंपनी पर इन्वेस्ट कर रहा था, लेकिन बजट बिल पास होने की वजह से हर्षद को लॉस हो जाता है, जिसका फ़ायदा मुंद्रा उठाता है, जो हर जगह रूमर्स फैला देता है कि हर्षद की फंडिंग ख़त्म हो गई है। लेकिन हर्षद लोगों का भरोसा बरकरार रखने के लिए अपने पैसों से सभी इन्वेस्टर्स की पेमेंट एडवांस में कर देता है, जिससे सब उसको स्टॉक मार्केट का नायक करार कर देते हैं। लेकिन असल चीज़ तो हर्षद ही जानता था कि उसकी फंडिंग ख़त्म हो रही है, इसलिए फिर वो कुछ कमीशन के बदले में इंस्टीट्यूशनल ब्रोकर जैसे एलआईसी से फंडिंग लेना स्टार्ट कर देता है, जिन पैसों को उसने शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया। फिर हर्षद को 6 महीने बाद अपने फ्रेंड की पार्टी में अजय केडियार मिलता है। दोस्तों, ये वही बंदा है जिसने पहले शेयर मार्केट क्रैश कराया था। पार्टी में हर्षद उसे काफ़ी नोटिस करता है, जिससे हर्षद भी अजय की तरह बनना चाहता था।
फिर वो मनी मार्केट में भी ब्रोकर का काम सीखता है। लेकिन जब वो इस बिज़नेस के लिए सिटी बैंक के पास जाता है तो हर्षद को वो लोन देने से मना कर देते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी केडिया के लिए काम करते थे। फिर वो बैंक ऑफ अमेरिका के पास जाता है, लेकिन वो भी हर्षद को मना कर देते हैं। फिर वही बैंक ऑफ अमेरिका वाले हर्षद की एक दूसरे छोटे बैंक से मीटिंग करवाते हैं, जहां वो हर्षद के साथ काम करने को राज़ी हो जाते हैं। यानी हर्षद को लगने लगा था कि अब वो मनी मार्केट से लेकर शेयर मार्केट में छा गया है, और ऐसा ही होता है। वो फिर अपने फ्रेंड अर्नब के शेयर एसीसी में बहुत बड़ी रकम इन्वेस्ट करता है, और तब भी हर्षद को बहुत प्रॉफिट होता है। पर ये काम इल्लीगल था, क्योंकि हर्षद को ये अलाउ नहीं था कि किसी और बैंक के पैसे इन्वेस्ट करे। लेकिन इस सब से मुंद्रा काफ़ी परेशान था, क्योंकि हर्षद की वजह से उसका काफ़ी लॉस हो रहा था। तो वो एसीसी को गिराने में लग जाता है, और मुंद्रा के अलावा हर्षद की तरक्की से केडिया भी बहुत परेशान था। यानी हर्षद ने भी उनकी तरह इल्लीगल काम शुरू कर दिए थे। हर्षद बैंक के पैसों को अपने लिए यूज़ करने लगा था, जो कि गलत था, और वो फेक बैंक रिसीप्ट बनवाकर बैंक के साथ धोखा करने लगा था, जिससे उसे बैंक के पैसों को अपने साथ रखने का काफ़ी टाइम मिल जाता था। लेकिन गलत काम कब तक छिपते हैं। यानी आरबीआई को बैंक की सिक्योरिटी फंडिंग में गड़बड़ी दिखने लगी, तो वो बैंक की चेकिंग स्टार्ट करते हैं, लेकिन नॉर्मल रूटीन इंस्पेक्शन बताकर। और उसी टाइम पर सुचिता टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर में जॉब करने लगी थी, जिससे उसको आरबीआई की इन्वेस्टिगेशन का अपने सोर्सेज के ज़रिए पहले ही पता चल गया था, जिस पर उसने एक आर्टिकल छाप दिया। इससे आरबीआई ने अपना इंस्पेक्शन रोक दिया, लेकिन बैंक का मिसयूज़ ना हो उसके लिए स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस जारी कर दी थी। दूसरी तरफ हर्षद ने बड़ी बड़ी ऑयल और कॉयल जैसी कंपनीज को भी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए मना लिया था, और इससे भी हर्षद को काफ़ी फ़ायदा होता जा रहा था, और हर्षद फिर केडीआर से भी ऊपर निकल गया था। फिर खबर आती है कि राजीव गांधी का भी मर्डर हो गया है, जिससे नई सरकार बनती है पीवी नरसिम्हा राव की। फिर हर्षद एक पोलो स्टील कंपनी के पास जाता है, क्योंकि वो उनके शेयर्स को भी ऊपर ले जाना चाहता था और उनसे बदले में कमीशन लेना चाहता था, जिससे वो मान जाते हैं और हर्षद को शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए वो फंड दे देते हैं। फिर केडिया भी उस पोलो स्टील कंपनी के शेयर्स खरीद देता है, ताकि वो इसको बाद में बेचकर उसकी ग्रोथ को इफ़ेक्ट कर सके। और ऐसा ही होता है, केडीआर यही करता है, जिससे हर्षद को थोड़ा नुकसान हो जाता है। दूसरी तरफ सुचिता को हर्षद और ब्रोकर इंस्टीट्यूशन के खिलाफ काफ़ी फैक्ट्स मिल जाते हैं, जिनसे वो हर्षद के खिलाफ प्रूफ ढूंढने में लग जाती है। फिर हर्षद को पोलो कंपनी के बाकी शेयर्स को होल्ड पर रखना था, तो हर्षद अपने एक आदमी सीतारमन के थ्रू एसबीआई से 500 करोड़ निकलवा लेता है, क्योंकि हर्षद सीतारमन को शेयर्स दिलाने के लालच देता है, इसलिए वो हर्षद के लिए काम करता है। लेकिन यहाँ पर भी एक गड़बड़ हो जाती है। आरबीआई को एसबीआई की ट्रांजैक्शन पर डाउट हो जाता है, और वो एसबीआई की बैंक रिसीप्ट के रिकॉर्ड मांगती है, जिसमें हर्षद का घोटाला आरबीआई को पता चल जाता है। फिर सुचिता हर्षद के खिलाफ काफ़ी आर्टिकल डालती है, जिससे हर्षद सुचिता से मिलने की सोचता है और सुचिता को अपने साथ जुटने की बोलता है। लेकिन सुचिता पर हर्षद की बातों का कोई असर नहीं होता, और वो वहाँ से चले जाती है। फिर हर्षद का दोस्त हर्षद को बताता है कि हर्षद के घर और ऑफिस पर इनकम टैक्स की रेड पड़ने वाली है, जिसे सुनकर हर्षद सारे सबूत वहां से हटा देता है, और फिर इनकम टैक्स वालों को वहां कुछ नहीं मिलता। लेकिन वो हर्षद के ऑफिस पर ताला लगा देते हैं कि जब तक इंक्वायरी हो रही है तब तक वो अपने अकाउंट सेक्शन को हाथ नहीं लगा सकता। और फिर हमें पता चलता है कि ये रेड केडीआर ने ही करवाई थी। फिर आरबीआई गवर्नर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से मिलते हैं, जो उनको बताते हैं कि हर्षद को पहले ही पता चल गया था कि तुम रेड मारने वाले हो, इसलिए तुम्हें वहाँ कुछ नहीं मिला। लेकिन हर्षद के एसबीआई अकाउंट में काफ़ी ट्रांजैक्शन हुआ है, इसलिए आरबीआई उसकी जांच में लग जाती है। दूसरी तरफ सीतारमन ये बात भी हर्षद को बता देता है कि आरबीआई उसके अकाउंट में जानकारी कर रही है। फिर हर्षद सीतारमन को कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर भेज देता है।
फिर हर्षद आरबीआई गवर्नर के साथ खुद मीटिंग फिक्स करवाकर मिलता है उनके साथ सेटलमेंट करने के लिए, लेकिन वो नहीं मानते। दूसरी तरफ एसबीआई के चेयरमैन को 500 करोड़ मिसिंग है ये पता चल जाता है, जिससे वो उस डिपार्टमेंट के हेड सीतारमन को वापस बुला लेते हैं और उसको जेल की धमकी देकर उससे सब निकलवा लेते हैं कि ये सब उसने हर्षद के कहने पर किया और वो 500 करोड़ हर्षद के पास है। फिर हर्षद वहाँ आता है जो उनको झूठ बोलता है, यानी उनको अपनी बातों में फंसाने की कोशिश करता है कि मैं तुम्हें पैसे लौटा दूंगा, वो आरबीआई की रेड पड़ गई वरना मैं तुम्हें सब देने ही आ रहा था। फिर हर्षद के इस घपले को केडीआर का पता चल जाता है। वो प्लान बनाता है कि हर्षद की होल्डिंग को खरीद लेंगे। फिर हर्षद काफ़ी बुरा फंस जाता है, जिस कारण वो एक स्वामी को फ़ोन करता है हेल्प के लिए, क्योंकि एक समय पर हर्षद ने उनकी मदद की थी। वो क्या थी ये हमें उस वक्त नहीं पता चलता। फिर वो स्वामी हर्षद को नेशनल हाउस बैंक के हेड मनोहर फिरवानी के पास भेजता है, जो हर्षद से दिल्ली की सीट मांगते हैं 500 करोड़ के बदले, जिससे उनकी डील हो जाती है और फिर हर्षद एसबीआई के ऑलमोस्ट सारे पैसे दे देता है। फिर केडीआर जो हर्षद के हर काम पर नज़र रख रहा था, उन्हें हर्षद पर शक होता है कि आखिर ये इतने पैसे इतनी जल्दी कहाँ से लेकर आया। वो एसबीआई में अपने एक आदमी को कॉल कर हर्षद और एसबीआई के बीच हुए इस सारे घपले की इन्फॉर्मेशन लीक करने को कह देते हैं। इसके बाद आ जाती है मूवी प्रेजेंट में, जहां शरद सुचिता को हर्षद का 500 करोड़ के फ्रॉड बताकर वहां से चले जाता है। फिर सुचिता अपने सोर्सेज से हर्षद की सारी चीज़ों का पता लगाती है, यानी जो जो इलीगल चीज़ें हर्षद ने की हैं उस सब का सुचिता पता लगाती है। फिर सुचिता हर्षद और एसबीआई दोनों के पास इस इन्फॉर्मेशन की सच्चाई पूछने को कॉल करती है, लेकिन वो दोनों इस खबर को झूठ बताते हैं और वो सच बताएंगे भी क्यों, उनको फंसना थोड़ी है। फिर हर्षद के बोलने पर सुचिता का बॉस सुचिता को हर्षद के खिलाफ कोई भी खबर छापने को मना कर देता है। फिर सुचिता उस प्रेस के सीनियर से परमिशन लेती है, लेकिन वो बिना प्रूफ के सुचिता को ये सब छापने से मना कर देते हैं। फिर देवाशीष हर्षद और एसबीआई की इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सुचिता को बताता है कि फ्रॉड हुआ तो था, लेकिन हर्षद एसबीआई के आधे से ज़्यादा पैसे दे चुका था और कल तक बाकी के पैसे भी दे देगा। मतलब सुचिता के पास बस एक ही दिन बचा था। फिर सुचिता आरबीआई के सीनियर से बात करती है, जो उसको कोई प्रूफ तो नहीं देते, लेकिन इस स्कैम को एक्सेप्ट कर लेते हैं, जिससे सुचिता के सीनियर हर्षद के खिलाफ उस आर्टिकल को प्रिंट करवाने के लिए मान जाते हैं। लेकिन जब वो आर्टिकल प्रिंट होता है, उसमें हर्षद के नाम की जगह बिग बुल नाम डाल दिया जाता है, यानी हर्षद का नाम छिपा दिया जाता है, जिसको पढ़कर सुचिता काफ़ी लड़ती है कि ये सब चेंजेस क्यों किए गए हैं। फिर हर्षद जब उस आर्टिकल को पढ़ता है, उसकी ईगो हार्म हो जाती है और वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक्सेप्ट कर लेता है एटीट्यूड से कि मैंने स्कैम किया था, लेकिन सारे पैसे लौटा भी तो दिए। जिससे फिर आरबीआई हर्षद की एसबीआई अकाउंट की इन्वेस्टिगेशन करने को एक ग्रुप बना देती है, जिस डर से फिरवानी हर्षद से अपने 500 करोड़ वापस मांगता है, क्योंकि आरबीआई उसके घर भी रेड डाल सकती थी। फिर दोस्तों स्टॉक मार्केट भी खुल जाता है, लेकिन इस बार स्टॉक मार्केट खुलते ही हर्षद के सारे शेयर्स गिर जाते हैं, क्योंकि लोगों का हर्षद की उस स्टेटमेंट की वजह से भरोसा उठ जाता है। दूसरी तरफ सुचिता हर्षद के पास इतनी जल्दी 500 करोड़ कहाँ से आए इसका प्रूफ ढूंढने में लग जाती है, और उसके साथ ही आरबीआई को हर्षद के हर बैंक में किए गए घोटाले के बारे में पता चलता है, यानी हर्षद ने हर बैंक के मिलाकर 5,000 करोड़ का घोटाला किया है। फिर इतने बड़े स्कैम पर एक्शन लेने के लिए वो गवर्नमेंट से परमिशन लेते हैं, लेकिन गवर्नमेंट उन्हें मना कर देती है, क्योंकि पब्लिक में इससे काफ़ी हफरा तफरी बच जाएगी। फिर अगले दिन 5,000 करोड़ के स्कैम की न्यूज़ भी प्रेस में आ जाती है, जिससे लोगों में हफरा तफरी मच जाती है। इसलिए आरबीआई मीडिया को इस सब को फेक बताने को कहती है, जिससे सुचिता काफ़ी भड़क जाती है और आरबीआई के खिलाफ भी एक आर्टिकल लिख देती है, जिससे हर्षद के अकाउंट की जांच के लिए काफ़ी प्रेशर बढ़ जाता है। फिर सुचिता को एक गुड न्यूज़ मिलती है कि अब इस पर सीबीआई जांच होने की बात चल रही है, जिससे सीबीआई की टीम को लीड करेगा माधवन,
दूसरी तरफ फिरवानी आरबीआई से कॉल कर कर पूछता है कि उसकी चीजों को क्यों चेक किया जा रहा है। मतलब दोस्तों, आरबीआई को फिरवानी के घोटाले की बात पता चल गई थी, तो आरबीआई ऑफिसर फिरवानी की बातों को अब कोई रिप्लाई नहीं करते। फिर अगले दिन सुचिता को आरबीआई गवर्नर बात करने बुलाते हैं, क्योंकि वो भी सुचिता की तरह हर्षद जैसे लोगों का स्कैम सबके सामने लाना चाहते थे, लेकिन उनके हाथ गवर्नमेंट की वजह से बंधे हुए थे। फिर वो सुचिता को फिरवानी और हर्षद की डील के प्रूफ दे देते हैं, ताकि सुचिता ये सब मीडिया में दिखा दे, जिससे गवर्नमेंट पर इस जांच के लिए ज़्यादा प्रेशर भी पड़ जाए। फिर अगले दिन सुचिता प्रेस में फिरवानी का नाम भी छाप देती है, जिससे फिरवानी का नाम खराब हो जाता है और वो इस सब से रिज़ाइन करने की भी सोचता है। फिर वहाँ सीबीआई ऑफिसर माधवन पहुँचते हैं, जो फिरवानी को पुलिस स्टेशन लेकर उसे पूछताछ करते हैं, लेकिन फिरवानी बातों को घुमाने की कोशिश करता है और माधवन को कुछ नहीं बताता। दूसरी तरफ हर्षद केडीआर को अपनी सारी होर्डिंग्स खरीदने के बदले 500 करोड़ लेने के लिए जाता है, लेकिन उनकी डील नहीं हो पाती क्योंकि केडीआर हर्षद की बर्बादी चाहता था। फिर सीबीआई एसबीआई में रेड मारने जाती है, जहां उन्हें सीतारमन और हर्षद का मामला पता चलता है। फिर वो सीतारमन से पुलिस स्टेशन में स्ट्रिक्ट होकर पूछताछ करते हैं, जिससे सीतारमन उन्हें सब बता देता है। दूसरी तरफ हमें पता चलता है कि अगर फिरवानी अपना मुंह खोलेगा तो पीएमओ भी फंस सकता है, यानी स्कैम में पीएमओ भी इन्वॉल्व था। वो कैसे, ये तो हमें आगे पता चलेगा। फिर अगले दिन एक बुरी खबर आती है कि फिरवानी की हार्ट अटैक से मौत हो गई, जिसके लिए सुचिता गिल्ट में आ जाती है, क्योंकि उसको लगता है कि जब से उसने फिरवानी के खिलाफ आर्टिकल लिखा तभी ये सब हो गया। फिर सीबीआई हर्षद के घर भी रेड मारती है, जहां उन्हें कुछ नहीं मिलता, लेकिन वो हर्षद और उनके भाई को अरेस्ट कर लेते हैं। फिर सीबीआई हर्षद से पूछताछ करती है, जहां हर्षद कुछ नहीं बोलता, लेकिन हर्षद को सीतारमन के बयान की वजह से जेल हो जाती है और अश्विन को बेल मिल जाती है। फिर माधवन हर्षद को बताता है कि तुम्हारी इस केस में बेल हो भी गई तब भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि तुम पर कम से कम 31 केस हैं, तो अगर इस केस से छूटे भी तो दूसरे केस से पकड़े जाओगे। लेकिन हर्षद तब भी कुछ नहीं बताता और आखिर में हर्षद फिर उन्हीं स्वामी को कॉल करता है, लेकिन इस बार धमकी देता है कि इसको यहाँ से बाहर निकलवा दे, वरना वो सबको फंसा देगा, पीएमओ भी नहीं बच पाएगा। और ऐसे हो जाता है इस सीज़न का अंत। अब माना जा रहा है कि सीज़न 2 भी आ सकता है और कहानी को कंटिन्यू किया जाएगा, और इस सीज़न 1 को आप सोनी लिव पर देख सकते हैं। इसके साथ ही अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और नई नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल इंडियन फिल्म हिस्ट्री को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें।